ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं ओमकार मौर्य आप सभी लोगों का तहे दिल से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं का नागरिक शास्त्र का जो थर्ड चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता। इस चैप्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग की एक आवश्यक सूचना दे दूँ। डेली शाम 5 बजे यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के बच्चों का डेली लाइव क्लास चलाई जाती है। इस समय मैं लाइव हूँ। डेली लाइव क्लासेस इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र विषयों का डेली लाइव क्लास चलाई जाती है। नागरिक शास्त्र में अब तक हमने टोटल 2 चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं। ये आपका तीसरा चैप्टर है जिसमें हमें लोकतंत्र एवं विविधता के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं लोकतंत्र और विविधता में अंतर और लोकतंत्र किस तरह से काम करता है किसी विविधता वाले क्षेत्र में, किसी विविधता वाले देश में, और विविधता किस तरीके से किसी लोकतंत्र को प्रभावित करती है। लेकिन उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो विविधता है ये विविधता होती क्या है। देखिए, विविधता का मतलब हुआ अलग अलग भिन्नता। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझिए, मेरे पास मान लीजिए ये 2 टोकरी है। अब इस टोकरी में मैंने जो है 10 दर्जन जानते हैं ना दोस्तों, दर्जन मैंने केले रख दिए इस वाले में। तो क्या कोई देखे कहेगा कि यार इस टोकरी में 10 दर्जन केले हैं, कुछ अभिन्नता दिखी नहीं। लेकिन अगर दूसरे वाली टोकरी में ये ए टोकरी है, ये बी टोकरी है, इस बी टोकरी में हम क्या करते हैं 2 दर्जन केले, 2 केजी सेब, ठीक है, फिर 2 केजी आम, फिर 1 केजी कच्चे आम, ठीक है। इस तरह के अगर इसमें फल रख दें तो किसी को दिखाएंगे, देखिए क्या ये फल है, तो कहेगा हाँ फल तो है इस टोकरी में, इसमें केले भी हैं, आम भी है, पपीता भी है, अंगूर है, कुछ कच्चे हैं, कुछ पके हुए हैं, इस तरह के। तो फल तो सभी हैं, लेकिन फलों में क्या विविधता है। तो पहले वाली टोकरी में केवल 10 दर्जन केले हैं, तो केले तो हैं लेकिन विविधता नहीं है। जबकि उसी दूसरे वाली टोकरी में क्या 2 केजी पके आम है, 1 केजी कच्चे आम हैं, 2 केजी सेब हैं, 2 दर्जन केले हैं, 2 किलो पपीते हैं। ये क्या फल तो सभी हैं लेकिन फलों में विविधता है, कोई कच्चा है, कोई पक्का है, कोई दूसरा फल है, कोई तीसरा फल है, कोई अदर फल है। क्या है ये विविधता है। तो ऐसे ही किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी स्थान में, जहाँ स्थान आ गया वहाँ समाज आ गया, वहाँ पर क्या ऐसी विविधता देखने को मिलती है। अब ये विविधता चाहे धर्म को लेकर हो, चाहे जाति को लेकर हो, चाहे रंग को लेकर हो, चाहे लिंग को लेकर हो, चाहे नस्ल को लेकर हो, या किसी भी चीज को लेकर विविधता आपको देखने को मिलती है। यदि भारत जैसे विकसित बहुत बड़े देश की अगर बात करें तो भारत में कई तरह की विविधता देखने को मिलेगा। भारत में सब इंसान है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू हैं। भारत की जो 120 करोड़ की आबादी है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भारत की अच्छी खासी एक आबादी हिंदू है, बहुत सारी आबादी मुस्लिम है, फिर सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी है, पारसी भी हैं। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर फिर उस धर्म में कई सारी जाति हो गए। जैसे हम इस्लाम धर्म ले लें तो इस्लाम धर्म में शिया है, सुन्नी है, कुर्द है, विविधता देखने को मिलती है। तो किसी न किसी क्षेत्र में धर्म को लेकर, जाति को लेकर, भाषा को लेकर, भारत में यदि भाषा को देखें तो हिंदी बोलने वाले भी लोग हैं, तमिल बोलने वाले भी लोग हैं, तेलुगु बोलने वाले भी लोग हैं, कन्नड़ बोलने वाले भी लोग हैं, मराठी बोलने वाले भी लोग हैं, गुजराती वाले भी हैं, और बांग्ला भाषा बोलने वाले भी लोग हैं। तो क्या कहेंगे, इंसान तो सभी हैं लेकिन विविधता है। भाषा तो कई सारे, भाषा तो भाषा, लेकिन भाषाओं में क्या विविधता है। तो मैं ये करना चाहता हूँ, कोई भी समाज हो, हर समाज में विविधता होती है। चाहे वो भारत जैसा 120 करोड़ की विशाल जनसंख्या रखने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश हो जनसंख्या के अनुसार, या श्रीलंका जैसा दुनिया का एकदम छोटा सा, सबसे छोटा नहीं लेकिन एक श्रीलंका देश दुनिया का छोटा देश है, श्रीलंका जैसा है कम जनसंख्या वाला, कम क्षेत्रफल, कम भौगोलिक विस्तार रखने वाला देश में भी आपको विविधता देखने को मिलती है। अब सवाल आता है यार, ये जो श्रीलंका जो देश है इसमें आपको एनसीईआरटी में दिया, इसलिए मैं इसमें श्रीलंका का मैं जिक्र कर रहा हूँ। आपने देखा कि श्रीलंका या उसका जो भौगोलिक विस्तार है कोई बहुत बड़ा नहीं है, एकदम छोटा सा है। अगर ये भारत है
तो ये इतना छोटा सा श्रीलंका है, तो इतना भौगोलिक छोटा सा भौगोलिक विस्तार रखने वाला बहुत कम जनसंख्या वाला देश, इसमें इतनी सारी विविधता कैसे आ गई। और सवाल होता है कि जब इतनी सारी विविधता आखिर इस समाज में, इस पृथ्वी पर आखिर आई कहाँ से। यानी कोई कोई जो है काला है, तो कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कि कोई हिंदू धर्म है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, पारसी। आखिर इस पूरे समूचे विश्व में इतनी विविधता आई कहाँ से। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे विविधता क्या है। मैंने बता दिया ना, किसी भी वर्ग में, किसी भी क्षेत्र में एक जैसे लोगों में है तो एक ही चीज़, लेकिन लोग अलग अलग हैं। जैसे हम भी इंसान, आप भी इंसान, लेकिन आप हिंदू, हम मुस्लिम, आप गोरे, हम काले, विविधता हो गई। आप हिंदी बोल रहे, मैं तेलुगु बोल रहा हूँ, विविधता हो गई। भाषा आप भी बोले, भाषा हम भी बोल रहे हैं, तो विविधता होती है। अब सवाल होता है कि भारत या पूरे विश्व में ये विविधता आती कैसी है। तो पहला एक चीज़ आप ये जान लीजिए, भारत हो चाहे श्रीलंका जैसा छोटा देश ही क्यों ना हो, हर देश में विविधता आपको देखने को मिलेगी। चाहे विविधता छोटी हो, चाहे कम हो, चाहे विविधता का आधार बहुत ज़्यादा हो, चाहे कम हो। जैसे भारत बहुत बड़ा देश है, तो जाति को लेकर भी विविधता मिलेगी, धर्म को लेकर भी विविधता मिलेगी, भाषा को लेकर भी विविधता मिलेगी, नस्ल को लेकर भी विविधता मिलेगी, रंग को लेकर भी विविधता मिलेगी, वेशभूषा को लेकर भी विविधता मिलेगी, पहनावों को, खान पान, मान्यता, विचारधारा इत्यादि इत्यादि चीज़ों को लेकर के आपको विविधता देखने को मिलेगी। श्रीलंका में भी विविधता है। श्रीलंका में किस तरह की विविधता है, हिंदू और बौद्ध का विविधता आपको देखने को मिलेगा, सिंहली और तमिल का विविधता देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी वहाँ का आबादी है जो तमिल बोलते हैं, तो कुछ ऐसी आबादी है जो सिंहली बोलती है, कुछ ऐसी आबादी है जो हिंदू है, कुछ ऐसी आबादी है जो बौद्ध है। विविधता आपको देखने को मिलेगी। तो सवाल ये है, क्या विश्व के सभी देशों में विविधता? हाँ, विश्व में कोई भी देश हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी देशों में आपको विविधता देखने की मिलेगी। हाँ, कुछ अपवाद मिलेंगे, अपवाद मिलेंगे। अपवाद क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया, अपवाद क्या है, जैसे मैंने कह दिया कि भारत में क्या, भारत छोड़ लो, आप सीधा पॉइंट पे आओ। अपवाद क्या है, विश्व में एक देश है जैसा जर्मनी, विश्व में कुछ ऐसे छोटे छोटे या कुछ बड़े ही देश हैं जहाँ पर विविधता ना के बराबर। जैसे जर्मनी, यदि आप जर्मनी को देखो ना, तो जर्मनी में जाति लेकर, धर्म को लेकर, भाषा को लेकर, लिंग को लेकर किसी भी आधार पर विविधता नहीं है, विविधता ना के बराबर है। लेकिन वर्तमान समय में लोग जर्मनी में जा रहे हैं, बस रहे हैं, खा रहे हैं, वेशभूषा पहने, तो धीरे धीरे जर्मनी में भी विविधता बन रही है। लेकिन सामान्यतः जर्मनी ऐसा देश है जहाँ पर ना के बराबर विविधता है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। तो पहला, विश्व के सभी देश में विविधता है, चाहे वो देश इतना बड़ा हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, छोटा ही क्यों ना हो, विविधता दिखेगी। बड़ा देश है तो 10 तरह की विविधता है, छोटा देश है तो 4 तरह की विविधता, और छोटा है तो 2 तरह से विविधता हो सकती है। यही हो सकती है विविधता हर देश में मिलेगी। हाँ, अपवाद है कि कुछ एक दो ऐसे देश है जैसे जर्मनी जैसे देश, जहाँ पे विविधता आपको ना के बराबर दिखेगी, बहुत कम विविधता दिखेगी, लेकिन दिखेगी। ठीक है। अब सवाल उठता है कि विश्व में इतनी विविधता क्यों। देखिए, इतनी सारी विविधता होने के पीछे कई सारे कारण हैं। पहला कारण, भौगोलिक कारण को जानते हैं। ये मैं क्यों विविधता बता रहा हूँ, जब तक आप विविधता को नहीं समझेंगे, विविधता क्या है, विविधता क्यों है, तब तक आपका जो तीसरा चैप्टर लोकतंत्र और विविधता है, इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको विविधता को समझना पड़ेगा कि विविधता क्या है और विविधता क्यों। ठीक है, विविधता क्या और विविधता क्यों, यानी विविधता क्यों है। देखिए, विविधता होने के पीछे, भिन्नता ये सब होने के पीछे कई सारे कारण हैं। कई सारे कारणों में से पहला कारण है भौगोलिक कारण। क्या कारण है, भौगोलिक कारण। विश्व में जिन भी देशों में बहुत ज़्यादा विविधता है, उनमें से एक कारण है भौगोलिक कारण। आपको भौगोलिक कारण कैसे है, भौगोलिक कारण बताता हूँ। जैसे देखिए, भारत एक ऐसा देश है, आप एग्जाम्पल तौर पर आप ऐसा समझिए, हम मान लेते हैं कि भारत में, आप ऐसा कि हम ये मान लें कि हिंदू धर्म है, इसकी उत्पत्ति मैदानी क्षेत्र में या ठंडे क्षेत्र में हुआ। जैसे हम मान लेते हैं कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति जो है ये गंगा घाटी के मैदान के क्षेत्रों में हुआ है। आप एक सेकंड जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैं विविधता के बारे में आप लोगों को बता रहा था
विश्व का चाहे कोई भी देश है, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, हर देश में आपको जो है विविधता देखने को मिलती है। अब जानते हैं या किसी भी देश में विविधता क्यों होता है। तो किसी भी देश में विविधता होने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। उन कारणों को मैं आपको बताता हूँ कि आखिर विविधता क्यों। देखिए, विविधता के पीछे कई कारण हैं। उनमें से एक कारण है भौगोलिक कारण। अब एक अपवाद स्वरूप आप ये मान लीजिए कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति गंगा के मैदान में हुआ। अब गंगा का मैदान कैसा है? गंगा का मैदान कैसा है? गंगा मैदान ऐसा है जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी नहीं पड़ती है। यहाँ का जो मौसम है ठंडा रहता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो यहाँ के लोग रहने वाले लोग हैं, ये रहने वाले लोग हैं जो कि ठंडा पड़ता है, अधिक गर्मी नहीं होती है, तो इनका जो आकर्षण होगा वो सूर्य के प्रति ज़्यादा होगी। और हम एक अपवाद स्वरूप ये भी मान लेते हैं कि जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति गर्म और शुष्क प्रदेश में हुआ है, जहाँ पर गर्मी अधिक होती है, जलवायु हमेशा बदलता रहता है, या हमेशा वहाँ पर वर्षा कम होती है। तो वहाँ के लोगों की क्या विचारधारा मान्यता रहेंगी? वहाँ के लोग सूर्य के प्रति ज़्यादा आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन जब रात होता होगा तो थोड़ा सा ठंडा मौसम होता होगा और चंद्रमा आता होगा, तारे दिखते होंगे। इससे क्या वहाँ के रहने वाले लोगों के प्रति चंद्रमा और तारों के प्रति क्या एक जो है सकारात्मक भाव उत्पन्न होगा। तो वहाँ के लोग मान्यता में चंद्र और चंद्रमा और तारे की पूजा करेंगे। या एग्जाम्पल तौर पर आप ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए उत्तर भारत का जो मैदान है, यहाँ का मैदान ऐसा है कि अगर हम यहाँ पे एक मुट्ठी गेहूँ फेंक दें तो हमको इतना अनाज मिलेगा जितना हमें किसी विकसित देश में रासायनिक खाद डालने पर भी ना मिले। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर जो कि अनाज मिलता है, यहाँ पर नदियाँ हैं, नदियाँ उनके दैनिक जीवन में प्रयोग आ रही हैं, गाय भैंस हैं। तो यहाँ के प्रति लोगों की किस तरह की विचारधारा रहेगी? गाय माता है, भूमि माता है, नदी भी माता है, इत्यादि चीज ये माँ का दर्जा देंगे, क्योंकि इनसे इनका जीवन हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं इससे समाज में लोगों की विचारधारा, वेशभूषा, खान पान इत्यादि में विविधता होती है। तो विविधता का एक कारण है भौगोलिक कारण। विविधता के कारण पहला कारण मैं लिख दूं भौगोलिक विविधता के लिए पहला कारण है भौगोलिक कारण। क्योंकि हमारे भौगोलिक कारण में जैसे क्या है, जलवायु हो गया, भौगोलिक कारण जैसे वर्षा हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, मरुस्थल हो गया, समुद्र हो गया, नदी हो गया, इत्यादि कारणों की वजह से लोगों की जो वेशभूषा है, जो पहनावे, जो खान पान है, वो बदलेगी। जैसे किसी भी देश के लोग शाकाहारी हैं कि मांसाहारी है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये भूगोल पे डिपेंड करता है। वहाँ का भौगोलिक परिस्थिति ऐसा है कि वहाँ पर अनाज उग सकते हैं, वहाँ पर खेती हो सकती है। तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ के लोग शाकाहारी होंगे। लेकिन वहाँ का जो जलवायु है वो शुष्क है, वहाँ पर मिट्टी बंजर है। तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ के लोग भोजन में हरी सब्जियाँ का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, वहाँ दूध के उत्पाद का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, मांस का ज़्यादा उपयोग करेंगे। और तब जब वहाँ पर कोई समुद्र का इलाका लगता होगा तो शायद वहाँ के जो लोग हैं होंगे मछली का ज़्यादा सेवन करेंगे। तो किसी भी क्षेत्र पर किस तरह की वेशभूषा रखेंगे, किस तरह की खान पान को रखेंगे, किस तरह का पहनावा होगा, ये भूगोल डिपेंड करता होगा। अब एक बात और जानिए, देखिए ये जो चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता, तो विविधता क्या है आप ऐसा आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए विविधता दो कारण से आती है। एक तो भौगोलिक कारण से, जैसे भारत में इतनी सारी विविधता है क्योंकि भारत का भौगोलिक क्षेत्र अलग है। जैसे अगर हम राजस्थान गुजरात के लोगों को खान पान ले लें, अगर वो मोटे अनाज का सेवन करते हैं, क्योंकि उनकी भौगोलिक विविधता ऐसी है कि वहाँ के लोग क्या मोटे अनाज का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं पर केरला तमिलनाडु के लोग को ले लें, अगर अपने खाने में अगर चावल से बने उत्पाद का ज़्यादा प्रयोग करें, क्यों? क्योंकि उनका जो है क्या भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ पर चावल उग सकता है, गेहूँ ना के बराबर उगता है। इस वजह से वहाँ के लोग खान पान में क्या चावल की चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। तो इससे क्या, इससे भी कहीं ना कहीं एक भौगोलिक विविधता आपको देखने को मिलती है। अब आगे समझिए,
कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। अब इस चैप्टर में मैं कुछ चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहला, भाषाई और क्षेत्रीय मित्रताओं को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। अब जैसे कि आपने पिछले के जो वीडियो लेक्चर हैं, जो पिछले के जो क्लास हैं, उन पिछले क्लासों में आपने ये पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा कि जो संघ का जो बंटवारा है, वो बंटवारा किस आधार पे होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको इरेज कर दूं। एक सेकंड जरूर करिए, मैं आप लोग का कमेंट पढ़ लूं।